हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ डॉक्टर शिवम यादव। आज आपको मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू जो बचे कुछ चैप्टर्स हैं, एज यू गाइज नो कि मैंने कितने चैप्टर स्टार्ट किए थे, 11 से 15 तो पूरा ख़त्म भी हो चुका था। तो अब जो बचे कुछ चैप्टर्स है, एज यू नो कि बोर्ड्स एग्जाम्स आर कमिंग 2026 में जो बोर्ड एग्जाम्स है, तो उसके प्रिपरेशन के लिए जितना मुझसे हेल्प हो सकेगा और जितना इन्फॉर्मेटिव और कंस्ट्रक्टिव मैं चीज़ें बना सकूँगा, आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक दिस वीडियोज़। थैंक यू। लास्ट में आप आओगे आगे तो प्लाज्मोलिसिस का उल्टा दिया हुआ है डी प्लाज्मोलिसिस में लिखा हुआ है एक्सोऑस्मोसिस और एंडोऑस्मोसिस। ये चीज़ें मैंने बताई थी, अगर आपको याद हो। एक्सोऑस्मोसिस मतलब किसी को बाहर करना, मतलब किसी चीज़ को बाहर कर देना है। किसी चीज़ मतलब वाटर, बहुत ऑब्वियस की बात होगी वाटर। और एंडोऑस्मोसिस का मतलब होता है किसी को बाहर से अंदर लेकर आना, किसी को मतलब पानी। लास्ट में देखो लिखा हुआ है एक्सोऑस्मोसिस इन द लिविंग सेल व्हेन प्लेस्ड इन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज प्लाज्मोलिसिस। आएगा दिक्कत या समझने में कि जो आपका हाइपरटोनिक होता है, दो टर्म्स हैं बेसिकली। एक होता है हाइपरटोनिक और दूसरा होता है हाइपोटोनिक, ठीक है। और एक और भी होता है आइसोटोनिक। अगर आप लोग को याद ना हो तो आइसो का मतलब जो मैंने बोला था ना, आउट ऑफ मतलब पूरे वर्ल्ड में सब जगह पे एंथैल्पी, फालतू की एनर्जी दे रहे हैं लोग। इक्विलिब्रियम बनना जरूरी है, राइट। तो ये आइसो का मतलब ही ये होता है कि आपको इक्विलिब्रियम मेंटेन करना है, फिर चाहे वो रिश्ते ही क्यों ना हो या फिर जो कॉन्सेंट्रेशन हो आपके रूट के बाहर और रूट के अंदर, दैट्स कॉल्ड एज आइसोटोनिक। और हाइपो और हाइपर, हाइपो का मतलब होता है लो और हाइपर का मतलब होता है हाई। तो लो कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई कॉन्सेंट्रेशन, दैट्स ऑल। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं, जैसे आजकल के रिश्ते हो चुके हैं। खैर लास्ट में आओगे तो आपको जो इंपॉर्टेंट है एपोप्लास्टिक पाथवे एंड सिम्प्लास्टिक पाथवे। मोटे शब्दों में जो आपका एपोप्लास्टिक पाथवे होता है, खाली एक ही याद रखना। पहली बात तो दो चीज़ों में याद रखना होता है ना, कि दो नाव पे पैर रखने से अक्सर पैंट फट जाती है, या फिर जो भी आप समझो। एपोप्लास्टिक का मतलब होता है कि पासिंग थ्रू रूट। और लास्ट में सिम्प्लास्ट भाई इसका उल्टा होगा, मतलब पासिंग अवे फ्रॉम रूट, या एक तरीके से बोलूं कि जो, रुको मैं बताता हूँ आपको, सिम्प्लास्ट, ठीक है। ये सिम्प्लास्टिक पाथवे का मतलब क्या होता है, समझ लो अगर ये आपके सेल्स हैं, ठीक है, तो जो वाटर होगा वो इसके आर पार नहीं, मतलब इसके थ्रू नहीं जाएगा, बट या इसके ऊपर से साइड से, कैसे कुछ लोग देखकर नजरें चुराते हैं, क्या बात है, कोई बात छुपा रहे हैं, नहीं। जब आप आर पार बोलो या तो मैं बोलूँ, जो आर पार जाना हुआ, आर पार बेसिकली अगर ये आपके सेल्स हैं या अगर आपके रूट के सेल्स हैं और वाटर का ट्रांसपोर्ट थ्रू हो रहा है, थ्रू इट, दैट्स कॉल्ड एज एपोप्लास्टिक पाथवे। एंड व्हेन यू टॉक अबाउट सिम्प्लास्टिक पाथवे में जैसे कैसे साइड से लोग निकल जाते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे, मतलब अवे फ्रॉम द सेल्स एंड बॉर्डर से निकल जाना, दैट्स ऑल। एंड आई डोंट थिंक कि अब इसमें और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है। हाँ, एक और पार्ट है इसमें, मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन में दो पार्ट दिए हुआ है। सबसे पहले होता है एक एक्टिव और लास्ट में दिया हुआ है पैसिव। और पैसिव के बाद में आपको पैसिव के भी दो टाइप्स दिए हुए हैं। अच्छा देखो, जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट और पैसिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो ट्राई टू कोरिलेट दिस थिंग्स विथ द ट्रांसपोर्ट विच हैपन्स इन द बॉडी। जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जितना मैंने सिखाया है, जब आप एक्टिव ट्रांसपोर्ट की बात करते हो मतलब आप वहां पर एनर्जी देते हो। तो जब भी आप लोग एक्टिव ट्रांसपोर्ट करो मतलब यू आर स्पेंडिंग एनर्जी इन इट, जैसे आजकल के रिश्तों में एक कमी होती है। और लास्ट में आता है आपका पैसिव ट्रांसपोर्ट में आप लोग जो एनर्जी होगा वो नहीं देते, जैसे कि एक तरफा प्यार तो नहीं बट मोहब्बत जरूर। तो पैसिव ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी बिल्कुल भी नहीं लगने वाला और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में आपका एनर्जी लगने वाला है। उसके बाद में लास्ट में आपको अलग अलग टाइप्स ऑफ थियरी दिया हुआ है। रूट प्रेशर थियरी, उसके बाद में कैपिलरी थियरी एंड लास्ट में कोहेजन टेंशन थियरी। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं कैपिलरी थियरी बोलूँ तो कैपिलरी एक्शन इज बेसिकली द एक्शन जो अपोजिट द ग्रेविटी, मतलब ग्रेविटी के अपोजिट में, जैसे कैसे
ग्रेविटी का जो फ्लो होता है वो नीचे की तरफ होता है, बट कैपिलरी एक्शन जो रहता है वो ऊपर की तरफ होगा। और जो लास्ट में दिया हुआ है कोहेजन टेंशन थियरी, कोहेजन टेंशन थियरी में लिखा हुआ है दिस इज प्रेजेंटली वाइडली एक्सेप्टेड थियरी एक्सप्लेनिंग एसेंट ऑफ सैप इन प्लांट्स। इट वाज पुट फोर्थ बाय डिक्सन एंड जॉली। प्लीज नाम याद कर लेना डिक्सन एंड जॉली इन द ईयर 1894। दिस थियरी इज बेस्ड ऑन द टू प्रिंसिपल्स, कोहेजन, एडिशन एंड ट्रांसपिरेशन पुल। अभी ये कोहेजन और एडिशन अगर आपको याद हो तो कोहेसिव फोर्सेस एंड अधेसिव फोर्सेस, ये दो फोर्सेस जो थे फिजिक्स में भी यूज हुआ है। अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज अ कोहेसिव फोर्स, while a strong force of attraction between water molecules and lignified या जो lignin होता है that's a protein, wall of lumen of xylem vessel is called as adhesive force। तो adhesive force में आप बोल सकते हो कि अपनी भाषा में मैं अगर समझाऊं तो adhesion जो होता है वो मेल फीमेल में होता है, और जो कोहिजन होता है वो जो नहीं होना चाहिए मेल मेल में, फीमेल फीमेल। ठीक है, आप समझ चुके हो। मतलब सेम चीजों के साथ जो अट्रैक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एज कोहेजन, और डिफरेंट चीजों के साथ जो अट्रैक्शन होता है दैट्स कॉल्ड एज एडिशन। दैट्स ऑल। उसके बाद में लास्ट में दिया हुआ है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल। आई थिंक यू कैन जस्ट रीड दिस पार्ट, आपको ज्यादा इसमें सर पटकने की जरूरत नहीं है। लास्ट में जो मैंने आपको बताया था स्टार्ट ऑफ द वीडियो में कि ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल, पेज नंबर 130 पे है ये। उसके ऊपर आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ट्रांसपिरेशन दिया हुआ है। जैसे कुछ चीज़ों का फ़ायदा होता है तो कुछ चीज़ों के नुकसान भी होते हैं। सो ट्रांसपिरेशन के फ़ायदे क्या हैं, ट्रांसपिरेशन के नुकसान क्या हैं। चीज़ें जब नीचे से ऊपर जाती हैं तो कितनी होनी चाहिए उसका लिमिट नहीं है, उसका कंट्रोल नहीं है, बट ट्रांसपिरेशन एक तरीके से अच्छा भी है। इसी के लिए आपको इस लास्ट पेज पर एक आंसर दिया हुआ है और ये पूछा जाता है अक्सर। ट्रांसपिरेशन इज अ नेसेसरी इविल फॉर स्टोमेटल ट्रांसपिरेशन टू अकर, स्टोमा मस्ट रिमेन ओपन, स्टोमेटा प्लूरल और स्टोमा सिंगुलर। During daytime, when stomata are open, then only the gaseous exchange needed for the respiration and photosynthesis will take place. If the stomata transpiration stops, it will directly affect the productivity of plant through the loss of photosynthetic and respiratory activity. Plant भी productivity करता है, सोच रहे हो? Plants productivity करता है, but आजकल के खैर Hence, for productivity, the stomata must remain open. Consequently, transpiration cannot be avoided. मतलब कुछ चीज़ें होती है ना, जैसे कहते हैं ना लोग कि हर चीज़ का दवा है या हर चीज़ की दवा होती है, पर मरने की कोई दवा नहीं है। वो तो इन द एंड सबको करना ही है या सबके साथ होना ही है। उसी तरीके से आप ट्रांसपिरेशन को अवॉइड नहीं कर सकते। जैसे ये होगा ही, अगर ये प्लांट्स के साथ नहीं होगा या प्लांट्स में से नीचे से पानी या जो वाटर होगा वो ट्रांसपोर्ट होकर ऊपर तक नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं जो गैसियस एक्सचेंज होगा वो नहीं होगा। और अगर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा तो द टू मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेसेस, सबसे पहला होता है फोटोसिंथेसिस और दूसरा होता है रेस्पिरेशन, जो प्लांट्स करते हैं वो दोनों नहीं होगा एंड बहुत ऑब्वियस बात है प्लांट मरेगा। तो मतलब कह सकते हो कि एक जगह धोखा खाना पर दूसरी जगह पे फ़ायदा मिल जाना, उसी से सीख जाना, उसी से इज़ व्हाट यू कैन कॉल ट्रांसपिरेशन एज। और इसके आगे आपको साइंटिस्ट का नाम दिया हुआ है हेंस कर्टिस इन द ईयर 1926 रिगार्डेड ट्रांसपिरेशन एज अ नेसेसरी इविल। दैट्स ऑल। आई थिंक सो इसमें आप लोगों को साइंटिस्ट लोगों के नाम दिए हुए हैं। जैसे अभी मैंने आपको एक साइंटिस्ट का नाम बताया था डिक्सन का, उसके बाद में अभी जो मैंने बोला साइंटिस्ट का नाम दैट्स कॉल्ड एज कर्टिस इन द ईयर 1926। देखो अगर नाम नहीं याद होता तो, क्योंकि नाम याद करना अक्सर प्रॉब्लमेटिक होता है, बट डोंट टेक इट सीरियसली। सीरियसली का मतलब है कि ऐसा नहीं कि पढ़ाई को सीरियसली मत लो, जैसे आप लोग अपने रिलेशनशिप को नहीं लेते, बट फिर भी ट्राई करना है कि चीज़ों को ओवर थिंक नहीं करना है। जैसे पता है आप लोगों का बोर्ड्स आने वाला है, इट्स वेरी क्लोज, द डेज आर वेरी क्लोज, और आप लोगों के बोर्ड्स आएंगे, ऑल द बेस्ट उसके लिए, माई बेस्ट विशेस विथ यू। बट अगर फिर भी आप लोग को ऐसा लगे कि यार नहीं हुआ पढ़ के, तो ये सोचने का कि हो चुका है पढ़ के। यू नो देयर इज अ कंसेप्ट जिसमें आप सोचते हो जो वही होता है। यू नो ये सबकॉन्शियस माइंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। मतलब आप, ये मोटिवेशन स्पीकर तो नहीं बनना, बट ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ें आप लोग उठकर सबसे पहले बार बार खुद को कहोगे, दोज थिंग्स एक्चुअली हैपन। एंड सेम विद द बोर्ड्स, डोंट पैनिक अ लॉट, बी लिटिल स्ट्रेस फ्री। जो चीज़ें कर रहे हो अनवांटेड, अनप्रोडक्टिव मोस्टली, स्टॉप, लाइक ट्राई टू अवॉइड इट, स्टॉप डूइंग इट, एंड बस
जो पढ़ने बोला है उस तरीके से पढ़ो। डाउट्स बट ऑब्वियस सी बात है, मैंने बोला था आप लोग को डाउट्स, और डाउट से याद आया, आई हैड रिसीव्ड अ डाउट फ्रॉम माय सीनियर कलीग, नॉट सीनियर दो बट अ जूनियर कलीग, ऑल्दो ही इज नॉट फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड। उन्होंने मुझसे एक डाउट पूछा था, आई जस्ट वॉन्ट टू क्लियर दैट डाउट, क्योंकि मैंने कहा था कि मैं डाउट्स क्लियर करूंगा। डाउट सुनना उनका क्या था, कॉमर्स वालों से क्या ही उम्मीद करनी। डाउट, एक सेकेंड, हाँ, लेट मी चेक। पहले तो एक साइंस स्टूडेंट का डाउट था। ही इज़ अ मरीन इंजीनियर, माई कलीग, यू कैन से ही इज़ माई सीनियर। गुड एक्सप्लेनेशन। क्या लिखा है, सर व्हाट इज photosynthetically active radiation? He is talking about PAR. I don't know if you guys know about it, but when you talk about photosynthetically active radiation, simple logic है। PAR मतलब एक ऐसा वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस सबसे ज़्यादा हो। कोई भी वेवलेंथ, जैसे पता है हम लोग को होता है कि एक स्पेसिफिक वेवलेंथ ही सुन पाते हैं, उसके बाद में जो दूसरे वेवलेंथ्स होते हैं वो कुछ ही लोग सुन पाते हैं या कुछ ही एनिमल सुन पाते हैं। उसी तरीके से जो PAR होता है, PAR का मतलब होता है कि एक ऐसा रेडिएशन या एक ऐसा वेवलेंथ ऑफ लाइट जिसमें फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम हो, दैट्स कॉल्ड एज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। थैंक यू सो मच गाइज। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, एंड और अगर डाउट्स हो, एंड इफ यू वांट मी टू मेक मोर वीडियोस रिलेटेड टू द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और द इंपॉर्टेंट डाउट्स व्हिच यू आर हैविंग राइट नाउ और मे हैव in future, please let me know guys. I will definitely make a video regarding it. Thank you so much. Please keep watching. Please like, subscribe and do share it. Thank you.